Assalamu alaikum dear students. I hope you are all fine and doing great. अच्छा बच्चे, our today's topic of discussion is the relation of biology with other sciences. यहाँ तक हम बायो को डिस्कस कर चुके हैं, इसका जनरल इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, हमने इसके जो मेजर फील्ड्स हैं वो देखी थी और कुछ सब ब्रांचेस देखी थी बायो की. अब बेसिकली आजकल के हम कहते हैं जैसे जैसे साइंस तरक्की करती जाती है तो कोई भी साइंस का जो सब्जेक्ट है वो इंडिपेंडेंट नहीं रहता, बाकी दूसरे सब्जेक्ट के साथ क्या को रिलेट करता है, इंटरेक्ट करता है. तो इसे आप इंटर डिसिप्लिनरी साइंसेस भी कह सकते हैं. क्लियर. तो हम देखते हैं कि बायो का बाकी सब्जेक्ट के साथ क्या इंटरेक्शन है, क्या लिंक है और किस तरह वो अप्लाई होता है, उसको देखते हैं. यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. बायोलॉजी दीगर साइंसेज जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स और मिनी साइंसेज मीन अर्थ साइंसेज वगैरह के साथ गहरा ताल्लुक रखती है. मीन इनका क्लोज इंटरेक्शन है केमिस्ट्री के साथ भी, फिजिक्स के साथ भी और अर्थ साइंसेज के साथ भी बायो का. यह ताल्लुक ज़िंदगी के अफ़ाल, माहौलियाती तामलात और जानदारों की साख्त में पेचीदगियों मीन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके स्ट्रक्चर में जो कम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो कितने कम्प्लेक्स हैं उनको समझने में हेल्प आउट करते हैं. झैल में बायोलॉजी के दीगर साइंसेज के साथ ताल्लुक की चंद मिसालें दी गई हैं. सबसे पहले आ जाता है बायोकेमिस्ट्री. अब मैं दो बातें बोलता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पे मैं इंग्लिश में बोल दूंगा, दो टर्म्स ये आप माइंड में रखिएगा. एक हम देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का केमिकल कंपोजिशन, या लिविंग ऑर्गेनिज्म किन केमिकल से मिलकर बनी हुई है, उनकी कंपोजिशन क्या है. दूसरा मैं कहता हूँ केमिकल रिएक्शन अकरिंग विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा जानदारों के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन. अगर ये दो बातें आपको पता है तो दैट विल बी द बायोकेमिस्ट्री. मैं पहली बात बोल देता हूँ, कंपोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म किस केमिकल से मिलकर बने हुए हैं और उनके अंदर केमिकल रिएक्शंस कौन से होते हैं. एग्जांपल देख बताता हूँ. मैं कहता हूँ ह्यूमन है या किसी प्लांट की बात कर लें, हमारे अंदर कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं और हमारे बॉडी को बनाने के लिए कौन कौन से केमिकल्स इन्वॉल्व हैं, दैट इज बायोकेमिस्ट्री. अब इसको खैर हम रीड करते हैं, मैं हाईलाइट कर देता हूँ. बायोकेमिस्ट्री जानदारों में मौजूद मुख्तलिफ कीमियाई मादों की साख्त और उनके केमिकल रिएक्शंस का मुतालिया है. तो वही बात मैंने की कि हम केमिकल कंपोजिशन देखेंगे और उनके केमिकल रिएक्शंस देखेंगे. फोटोसिंथेसिस. अब फोटोसिंथेसिस क्या, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो प्लांट्स यूज़ करते हैं अपनी फूड को प्रिपेयर करने के लिए. और रेस्पिरेशन के केमिकल रिएक्शंस का मुतालिया बायोकेमिस्ट्री की मिसालें हैं. ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं. अच्छा बच्चे, एक बात याद रखिए, फोटोसिंथेसिस जस्ट प्लांट्स में होती है, एनिमल्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होती. लेकिन जब आप रेस्पिरेशन की बात करेंगे, रेस्पिरेशन एनिमल्स में भी होती है और प्लांट्स में भी होती है. क्लियर. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोफिजिक्स की. हाईलाइट कर रहे हैं इस रीजन को. अगर मैं सिंपल अल्फाज में आपको समझाना हो, मैं कहता हूँ हमारे बॉडी की जो मूवमेंट है, हमारे जो मसल्स मूव करते हैं, आपका बाजू मूव करता है, आप किसी भी चीज़ को उठाते हो बाजू की मदद से, वो फिजिक्स के किस रूल को अप्लाई करते हैं मूवमेंट करता है, वो बायोफिजिक्स में आ जाएगा. उसको इस चीज़ में हम देख लें, मैं शो करता हूँ आपको. अब ये कोई एक पर्सन है, वो अपने बाजू के साथ एक स्पेसिफिक इस लोड को उठा रहा है, वो किस प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए इस ऑब्जेक्ट को उठा रहा है, दैट विल बी अ बायोफिजिक्स. क्लियर. मैंने आपको सिंपल से एग्जाम्पल शो कर दिया यहाँ पर. यार इसको देखते हैं. ये फिजिक्स के उन असूलों का मुताला है जो जानदारों में होने वाले अफ़ाल पर लागू होता है. अफ़ाल मीन वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. क्लियर. मिसाल के तौर पर बायोफिजिक्स में हम पट्ठों यानी मसल्स, हमारे मसल्स होते हैं. और बच्चे, हमारे बॉडी के अंदर तीन टाइप के मसल्स होते हैं. स्मूथ मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स होते हैं और कार्डिक मसल्स होते हैं. अब स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ लेंगे ये कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ पर होते हैं. आपके जो हार्ट, आपके जो दिल है ना, उसके मसल्स कार्डिक मसल्स होंगे. हमारे बॉडी के वो वाले मसल्स जो हमारे मूवमेंट में हेल्प आउट करवाते हैं वो हमारे स्केलेटल मसल्स हैं. और जो ज़्यादातर मसल्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर वो स्मूथ मसल्स हैं. जिस तरह की आपकी क्या हो सकते हैं ब्लड वेसल्स हैं, वो क्या हो सकते हैं स्मूथ मसल से मिलकर बनी हुई हैं. आपका जो क्या हो सकता है डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो स्मूथ मसल से मिलकर बना हुआ है. क्लियर. और वैसे आपकी बॉडी में ज़्यादातर जो है स्मूथ मसल्स होते हैं. और जोड़ों के अफ़ाल मीन हमारे जॉइंट्स के ऊपर कैसे मूवमेंट होती है, ये अब क्या चीज़ है. ये देखिए बच्चे, ये मूवमेंट हो रही है और ये एल्बो जॉइंट है, इस जॉइंट के क्रॉस कैसे मूवमेंट हो रही है. क्लियर. इसकी बात कर रहा है. हड्डियों और जोड़ों के अफ़ाल को समझने के लिए लीवर और हरकत के असूलों का मुतालिया करते हैं. क्लियर. ओके, नेक्स्ट हम जाते हैं कंप्यूटेशनल बायोलॉजी. अच्छा, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी का एक और टर्म आजकल यूज़ हो रही है, उसे हम कहते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स. तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों टर्म्स यूज़ होती हैं. हम इसे कंप्यूटेशनल बायोलॉजी भी कहते हैं और हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स भी कहते हैं. कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में साइंसदान ज़िंदगी के निज़ामों मीन सिस्टम्स और ताल्लुकात को समझने के लिए रियाजियाती मॉडल्स और एल्गोरिदम्स और कंप्यूटर सिमुलेशन, हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं. इसमें बायोलॉजिकल डाटा जैसा कि प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड्स की तरतीब का मुतालिया करना. मीन हम चाहते हैं हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन्स हैं डिफरेंट,
हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन है, इंसुलिन है, ये सारी प्रोटीन्स हैं। इनके सीक्वेंस, इन प्रोटीन्स आपको पता है उनसे मिलकर बनी होती है अमीनो एसिड से, और अमीनो एसिड किस सीक्वेंस में अरेंज है उसको डिटरमिन करने के लिए हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। मैं सपोज आपको शो करता हूँ, इंसुलिन का स्ट्रक्चर शो करता हूँ। ये जर्नल यहाँ पे प्रोटीन है जिससे हम कहते हैं इंसुलिन। इसकी दो चेन्स हैं, ये भी एक चेन है, ये भी चेन है। इन दो चेन्स, ये दोनों चेन्स आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं और इसके अंदर 51 अमीनो एसिड है। टोटल जो अमीनो एसिड होते हैं वो 51 अमीनो एसिड होते हैं। क्लियर? और इसके अंदर अमीनो एसिड का सीक्वेंस को डिटरमिन करने के लिए, अच्छा ये अब इसका जो सीक्वेंस है काफी देर पहले डिटरमिन हो चुका है। साइंटिस्ट था फ्रेडरिक सेंगर, एफ सेंगर उसे हम कहते हैं, उसने इसका सीक्वेंस मालूम किया था कि इंसुलिन के अंदर अमीनो एसिड का सीक्वेंस कैसे है। और आपको एक पॉइंट बता दूं इंपॉर्टेंट, कि उस पर्सन को 10 ईयर्स लगे थे, 10 साल लगे थे ये सीक्वेंस मालूम करने में। उसकी आप डेडिकेशन चेक करें। क्लियर? एनीवेज नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट इज द बायोजियोग्राफी। मैं सिंपल सी बात करता हूं, मैं कहता हूं इस कुर्रा अर्थ के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म किस पैटर्न में फैले हुए हैं, ये मैंने सिंपल से अल्फाज में समझा दिया। दोबारा बोल देता हूं, इस कुर्रा अर्थ के ऊपर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो किस पैटर्न में फैले हुए हैं। मीन डेजर्ट के ऊपर कौन से प्लांट्स होंगे, कौन से एनिमल्स होंगे। आप मैदानी इलाकों में आ जाएं तो वहाँ पे कौन से प्लांट्स होंगे, कौन से एनिमल्स होंगे। आप क्या हो सकता है हिली एरियाज में चले जाएं, वहाँ की वेजिटेशन और होगी, एनिमल्स और होंगे। जैसे जैसे अर्थ की जियोग्राफिकल कंडीशंस चेंज होती जाती हैं तो वहाँ की वेजिटेशन, वहाँ प्लांट्स चेंज होते जाते हैं। जब प्लांट्स चेंज होते जाते हैं तो वहाँ के एनिमल्स भी चेंज होते जाएंगे। क्लियर? ये मैंने आपको सिंपल से अल्फाज में बता दिया। दुनिया के मुख्तलिफ जोग्राफी इलाकों में जानदारों की तकसीम। अब बच्चे जानदारों में दोनों आ जाएंगे, एनिमल्स भी आ जाएंगे, प्लांट्स भी आ जाएंगे, का मुतालिया बायोजियोग्राफी कहलाता है। इसमें यह मुतालिया भी किया जाता है कि आबो हवा में तब्दीली, क्लाइमेट चेंज किस तरह जानदारों की तकसीम पर असरअंदाज होती है। अच्छा यहाँ पे टर्म ना क्लाइमेट है, मैंने आपको पहले भी पिछले प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है कि दो टर्म्स होते हैं, वन इज़ द वेदर, अदर इज़ द क्लाइमेट। जो वेदर है वो शॉर्ट टर्म होता है कि ये 24 घंटों में कितना टेम्परेचर होगा, रेनफॉल होगी नहीं होगी, क्या साबित, दैट इज द वेदर। व्हेन यू टॉक अबाउट द क्लाइमेट, क्लाइमेट लॉन्ग रन में होता है कि 6 माह या 1 साल तक क्या रेनफॉल कितनी होगी, टेम्परेचर कितना रहेगा, हवा कितनी चलेगी, दैट इज कॉल्ड एज क्लाइमेट। और एक बात याद रखिए, जैसे क्लाइमेट चेंज होता है तो जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी चेंज होती है, बायोजियोग्राफी भी चेंज हो जाती है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज द बायोस्टैटिस्टिक्स। हाईलाइट करो मैं इसको। ये जानदारों से मतलब डाटा के तजिया और तशरीह के शुमारियत के असूलों पर मबनी है। बायोलॉजिकल तहकीक, सेहत और अवामी सेहत जैसे शुबों में बायोस्टैटिस्टिक्स का अहम किरदार है। ये तो खैर पुरानी बात कर रहा है कि आप इंसानों की सेहत और अवामी सेहत से रिलेटेड जो शोबे जस्ट उनमें अप्लाई होता है। आजकल स्टैट हर जगह पे अप्लाई हो रही है। अब जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी सर्चर हैं बायो के, वो कोई भी डाटा कलेक्ट करते हैं या कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, उसके बाद जो उसके क्या उसे कहते हैं डाटा होता है, उसके ऊपर स्टैट अप्लाई करना पड़ता है। क्लियर? उसमें डिफरेंट स्पेसिफिक क्या उसे कहते हैं टेस्ट होते हैं, वो परफॉर्म करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी को मैं कहता हूँ, मैं इंग्लिश में पहले डिफाइन करता हूँ फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर देयर प्रोडक्ट्स फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। आप माइक्रोब्स जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या उनके प्रोडक्ट्स को यूज करते हो किसके लिए? इंसान की फलाह बहबूद के लिए, वो बायोटेक्नोलॉजी है। मीन्स शॉर्ट सी डेफिनेशन बोल दी आपको समझाने के लिए। बायोटेक्नोलॉजी में खुद भी नहीं जानदार हूँ, मीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सनती पैमाने पर इस्तेमाल करके इंसान के लिए फ़ायदेमंद प्रोडक्ट्स तैयार की जाते हैं। ये टेक्नोलॉजी सेहत, ज़राअत और माहौलियाती इंतज़ाम जैसे शोबों में काम आती है। मिसाल के तौर पर बायोटेक्नोलॉजिस्ट बैक्टीरिया को इस्तेमाल करके कहा हार्मोन, हम इसके थ्रू इंसुलिन बना रहे हैं। ये हार्मोन ज़ियाबतीस मीन डायबिटीज़, ये सिर्फ शुगर नहीं आप कहते, उनके पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल होती है। क्लियर? अब तो हम इसको यूज़ करके हम ग्रोथ हार्मोन भी बना रहे हैं। वो वाले लोग जिनकी हाइट छोटी रह जाती है, उनकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन की का प्रोडक्शन होती है, तो उसको कंपनसेट करने के ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करे जा रहे हैं। नेक्स्ट इज द बायोइकोनॉमिक्स। ये इक्तिसादी नुक्ता नज़र से, इक्तिसादी नुक्ता नज़र मीन इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, कि हमें कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, इसे जानदारों का मुताला करने से मुताल्लिक़ है। बायोइकोनॉमिक्स में साइंसदान हयातियाती मनसूबों जैसे फसलों की नई इकसाम की पैदावार वगैरह की लागत और मुनाफे का हिसाब लगाते हैं। क्लियर? यहाँ तक बच्चे मैंने जो इंटर डिसिप्लिन साइंसेज हैं वो यहाँ तक मेंशन कर दिए हैं। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। कोई भी आपका किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।